अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके बीटीसी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपकी वीडियो सीरीज की पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों जरूर देखिएगा। तो पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम आपको सिर्फ 3 पार्ट देंगे, पार्ट 1, 2 और 3। तो अगर दोस्तों आप सारे पार्ट आप देख लेंगे तो आपका भाई पेपर में तो बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है। तो जो भी क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि से सिर्फ महत्वपूर्ण होंगे सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और कोई भी क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, कि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या रहा, महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए पहले आपका 2019 में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों इससे सापेक्ष ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो दोस्तों महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले 2019 के सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आ चुका है कि कुशीनगर कहाँ पर है और यह क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ अनेक सुंदर बौद्ध मंदिर है, इस कारण से यह एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थली भी बन चुकी है दोस्तों। ठीक है, जहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थ यात्री भ्रमण के लिए आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में एक महामेला भी लगता है। तो दोस्तों देखिए सब क्वेश्चन आपको बनाकर लिखना होता है, तो जितना अच्छा आप बना पाएंगे उतना अच्छा आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों उसके प्रमुख देवी देवता हैं आपके मातृ देवी एवं पशुपतिनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर आपको बताना था, क्वेश्चन आया था। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति लगती थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग सुनियोजित नागरिक जीवन से भली भांति परिचित थे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि वैदिक सभ्यता में गाय का विशेष प्रकार आदर करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता में गाय की अपेक्षा बैल को अधिक महत्व दिया जाता था। अगला पॉइंट है दोस्तों इसी में तीसरा कि वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे अब, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 16। यह क्वेश्चन भी दोस्तों पेपर में आ चुका है आपके। अगला क्वेश्चन जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों जैन धर्म के प्रवर्तक आपके वर्धमान महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें हम दोस्तों उल्का और साधारण बोलचाल में दोस्तों टूटते हुए तारे अथवा लुका कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचता है उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, पृथ्वी को हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हरित ग्रह। तो पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता। तो ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसीय वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि शामिल है, जो सूर्य के ताप को रोक लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान कुछ गर्म बना रहता है, जो पेड़ पौधों को वृद्धि में मदद करता है। इसलिए दोस्तों पृथ्वी को हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम दोस्तों लिखना है, जिसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन की पंचायत व्यवस्था में कितने स्तरों पर कार्य करती है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 3 स्तर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अब नासा का पूरा नाम दोस्तों पूछा गया था आपके पेपर में। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हिंदी में दोस्तों राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका स्वशासन से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना था। तो गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण
स्वशासन होता है, जहां या अर्थात उसके स्वयं के सदस्य द्वारा नियंत्रण किया जाए तो उसे हम स्वशासन कहा जाता है। स्वशासन का अर्थ होता है अपना शासन। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय को परिभाषित अब आपको करना है। देखिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में एक वर्ष के मध्य उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल जोड़ से होता है, जिसे हास्य घटाकर व विदेशी लाभ जोड़कर निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में दोस्तों, आपकी राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा आपका मेयर या महापौर। इतिहास का जन्मदाता या पिता किसे कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका हेरोडोट्स। ठीक है, इतिहास क्या होता है? देखिए, इतिहास आपका सार्वजनिक घटनाओं का विवरण मात्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इतिहास शब्द को परिभाषित करना आपको। तो हेनरी जॉनसन के अनुसार क्या है दोस्तों? इतिहास आपका भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास होता है। जी हाँ दोस्तों, जो पिछले समय में बीत चुका होता है उसी का जो हम उल्लेख करते हैं वही आपका एक तरह से इतिहास होता है। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास का हमें महत्व स्पष्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है कि इसका महत्व क्या है। देखिए, ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने से छात्र की स्मरण शक्ति का विकास होता है। तो अगर आपको ये बात ना पता रही तो दोस्तों आपने कुछ नया सीखा होगा कि जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं अगर उसको आप याद रखेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब देखते हैं हम लोग कि इतिहास जानने के साधनों का नामोल्लेख करना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनैतिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी सामग्री और विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रंथ कितने हैं? तो दोस्तों ये 3 ग्रंथ है आपके, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका मेगस्थनीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों अब देखेंगे, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका कल्लड़। 2 विदेशी यात्रियों का नाम बताना दोस्तों, इसका आंसर होगा फायान और मेगस्थनीज। ईसा पूर्व का अर्थ दोस्तों आपको बताना है, तो इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ठीक है ना दोस्तों, ये पूर्व काफी लिखा रहता है तो ध्यान रखना है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा महाभारत। हर्षचरित की रचना है। हर्षचरित किसकी रचना है दोस्तों? मतलब आपका बाणभट्ट की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पुरातत्व किसे कहते हैं? देखिए, प्राक इतिहास के विषय में जानकारी देने वाले विषय को पुरातत्व कहते हैं। इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, प्राचीन सभ्यता को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 3 भागों में। कौन कौन से दोस्तों? आइए देखते हैं। पहला पाषाण काल, दूसरा है ताम्र एवं कांस्य युग और तीसरा है दोस्तों मतलब आपका लौह युग। तो दूसरे में दोस्तों आप इसको थोड़ा पॉइंट्स करके बना दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, ऊषा काल किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जब आदि मानव अपनी आवश्यकताओं की सभी चीजें पत्थर की बनाता था, उस काल को हम दोस्तों ऊषा काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब देखेंगे हम लोग, पूरा पाषाण कालीन औजार कैसे थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पूरा पाषाण कालीन औजार, ठीक है, पत्थर के औजार बेडोल एवं भौड़ी आकृति के थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब आपका क्या आता है कि कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? तो दोस्तों आपका कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। मानव का सर्वप्रथम पालतू पशु कौन था? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका कुत्ता। ठीक है, सबसे पहले भाई कुत्ते को पाला गया। अगला क्वेश्चन है कि आग की खोज किस काल में हुई थी? तो दोस्तों आग की खोज आपकी पूरा पाषाण काल के मानव ने आग की खोज कर ली थी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका नवपाषाण काल। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका नवपाषाण काल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांस्य युग में जिस लिपि का विकास हुआ था उसका नाम है दोस्तों, तो इसका नाम है दोस्तों आपका कीलाकार लिपि। सिंधु सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हड़प्पा से 600 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ध्यान में रखना दोस्तों, सिंधु सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों आपका जो मेसोपोटामिया है ना, यूनानी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है जल का मध्य क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन 2 नदियों के बीच विकसित हुई? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, दजला और फरात, इसको याद रखना है। मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा दोस्तों आपका नील के नदी के किनारे पर। जिगुरात किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका सुमेरिया सभ्यता में मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पिरामिड किसे कहते हैं?
तो मिस्र में फारो के मकबरे को पिरामिड कहते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देखेंगे, चीन की सभ्यता का विकास किन नदियों के मध्य हुआ था? तो दोस्तों जो चीन की सभ्यता का विकास हांगवो एवं यांगसे क्यांग नदियों की घाटियों में हुआ था। दोस्तों इसका नाम भी बोलने में देखिए कितना अजीब है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देख लीजिए, इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। चीन की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो चीनी लैंग्वेज भी है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चीन के लोग किसकी पूजा करते थे ये बताना आपको। तो चीन के लोग स्वर्ग देवता, ठीक है, स्वर्ग के देवता संगति की पूजा करते थे। पैगोडो, ठीक है, पैगोडा किसे कहा जाता है? तो बौद्ध मंदिर या शिवालय को पौगोडा कहा जाता है, ठीक है, पौगाडा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बारूद का आविष्कार एवं सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ किस सभ्यता में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका चीनी सभ्यता में, ठीक है ना। इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम्मुराबी कौन था? तो दोस्तों हम्मुराबी बेबीलोन का सर्वप्रमुख शासक था। अगला प्रश्न है आपका कि चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हंगटी ने, ठीक है। फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका कांसा। अगला क्वेश्चन है, आर्य का क्या अर्थ था? तो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम। सप्त सैंधो नदियों के नाम दोस्तों आपको बताने, तो इसका आंसर होगा सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। देखिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पितृ तथा मातृ शब्द को फारसी में कैसे लिखा जाता है? तो दोस्तों पितृ को पिदर, मातृ को मादर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्य कौन थे? तो दोस्तों आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। वेद का शब्द मतलब वेद शब्द का दोस्तों आपको अर्थ यहाँ पर बताना है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वेद शब्द विद धातु से बना है, इसका अर्थ होता है जानना। सामान्यतः इसका अर्थ है ज्ञान। 4 वेदों दोस्तों नाम बताने, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद आपका दोस्तों ऋग्वेद है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पद्मावत किसकी रचना है? तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई? ये दोस्तों आपको आंसर देना है, तो इसका आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में। वैदिक सभ्यता में परिवार के समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा विश्व। जन किसे कहा जाता था? तो दोस्तों वैदिक काल में कबीले के लोगों को जन कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल की समयावधि क्या थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक काल माना गया था। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन आपका था, जन किसे कहा जाता था? तो दोस्तों वैदिक काल में कबीले के लोगों को जन कहा जाता था, लिखिएगा, है मत लिखिएगा, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न अब देखेंगे, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका शेरशाह सूरी ने। सिकंदर कौन था? देखिए सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 16। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में भारत आया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर है घननंद। राजू किसे कहा जाता था? तो दोस्तों मौर्य शासन में न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर है महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर होगा आपका ऋषभदेव। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं पेपर में, भाई एक अंतिम एक प्रथम। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर है महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंडग्राम में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका, महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट पावपुरी में 527 ईसा पूर्व में हुई थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा बुद्ध, ठीक है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका बिंबिसार ने। जैन धर्म को किन 2 मतों में विभक्त किया गया है? तो श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु 488 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। देखिए दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि महावीर स्वामी का मृत्यु कहां पर हुआ था? तो दोस्तों इनका मृत्यु निकट पावापुरी, मतलब ये आपका पटना में
ठीक है ना, वहां पर था, ध्यान में रखना इसको भी। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, लिखिए। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म का मूल आधार अशिनो अनिश्वरवाद, कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास, बुद्ध के 4 आर्य सत्य, संसार दुख से भरा है। ठीक है ना, बौद्ध धर्म के मूल आधार पढ़ रहे हैं। दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख से छुटकारा प्राप्त करने के साधन, अहिंसा पर जोर, वर्ण व्यवस्था का विरोध। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, धम्म किसे कहते हैं? तो धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। धम्म महापात्र किसे कहा गया है? तो दोस्तों अशोक के जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से एक अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महापात्र कहा गया। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हमारा कनिष्क। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकरों का वर्णन है? तो दोस्तों टोटल आपका 24 तीर्थकर हुए। त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न से अभिप्राय दोस्तों सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र से है। फिर त्रिपिटक से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो त्रिपिटक से अभिप्राय सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अधिधम्म पिटक से। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म में पंच महाव्रत कौन से हैं? तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में कौन से 4 आर्य सत्यों का वर्णन है? तो दोस्तों जैन धर्म में आपके वर्णित 4 आर्य सत्य निम्नवत है। पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध तथा लास्ट में दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीन में बने बौद्ध मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पैगोडा। जैन धर्म में वर्णित अष्टांगिक मार्गों का नामोल्लेख करना दोस्तों, कौन कौन से हैं अष्टांगिक मार्ग? पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार क्या है, इसको आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ईसाईवाद। महापरिनिर्वाण से आपका क्या अभिप्राय है दोस्तों, ये बताना है। तो महापरिनिर्वाण से अभिप्राय महात्मा बुद्ध के देहावसान से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका आंसर होगा दोस्तों सारनाथ में। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। देखिए जनसंख्या का अशिक्षित होना, परंपरागत विचारों का प्रभाव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। वायुमंडलीय मंडल पृथ्वी से क्या जुड़ा है? ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी से क्या जुड़ा है, ये क्वेश्चन है। पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है और वायु गैसें, ठीक है, के बारे में छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल को पृथ्वी से जोड़े रखती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों देखिए आप लोग बनाकर अच्छे से लिख सकते हैं। तो कोशिश करिएगा ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको छोड़कर नहीं आना पेपर में। जिसके 2 कारण कौन से हैं? नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या और वन विनाश इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, जलमंडल क्या है? देखिए जलमंडल से अर्थ जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैली है। पृथ्वी की सतह के लगभग 65% भाग पर जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूकंप किसे कहते हैं? देखिए भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यदि पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाला भूकंपी तरंगों से होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे सामने, कि सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, वर्षा किसे कहते हैं? तो वर्षा के विभिन्न रूप जैसे जल वर्षा, हिम वर्षा, कोहरा, ओस आदि को वर्षा कहा जाता है। भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। तो दोस्तों शक्ति के 3 साधन आपको कोयला है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो दोस्तों भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब देखेंगे हम लोग कि शिक्षा का महत्व किस लिए है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने फिर से कहा बताएंगे कि आप लोग बनाकर अच्छे से लिख सकते हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती ये सब प्रश्नों को। कि आज मनुष्य के लिए जितना महत्व भोजन, कपड़ा, हवा और पानी का है, उतना ही महत्व शिक्षा का है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान हो जाता है। पद्मावत की रचना किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी ने की।
खगोल शास्त्री से आपका क्या अभिप्राय है ये बताना है। देखिए दोस्तों, खगोल पिंडों तथा उनकी गति संबंधी अध्ययन करने वाले विद्वानों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि यह लाल दिखाई देता है। अंतरिक्ष से क्या अभिप्राय है दोस्तों ये बताना है। देखिए, आकाशीय पिंडों के मध्य वायु रहित स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, जहां पर वायु रहित। मंदाकिनी किसे कहते हैं। देखिए, तारामंडल के समूह को मंदाकिनी कहा जाता है। परिभ्रमण से आपका क्या अभिप्राय है ये बताना है। आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष पर स्थान पर घूमता है तो हम इस घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं अब ये बताना है आपको। असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें लाखों मंदाकिनी है, ब्रह्मांड कहलाता है। बुध ग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, बुध ग्रह को प्रातः एवं सायं का तारा नाम से भी जाना जाता है। सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है। तो दोस्तों, सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट लग जाते हैं पृथ्वी तक पहुंचने में, जबकि दोस्तों इसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। परिक्रमण किसे कहते हैं। परिक्रमण तो ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपके मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है। चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों आपको ये बताना है। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, जब पृथ्वी क्या रहता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच। दोस्तों ये याद रखना, चंद्र ग्रहण जब आएगा तो पृथ्वी कुछ ना कुछ करेगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी। तो दोस्तों तब आपका क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए, चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है। चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो हमारा क्या होता है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना, आप लोग बहुत कंफ्यूजन रहता है कि यार कौन किसके बीच में आता है। जब चंद्र ग्रहण की बात होगी दोस्तों, उस समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि गलती ना हो। ये दो क्वेश्चन को बढ़िया आप लिख के याद रखेंगे, नहीं तो गलतियां होती हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में। ठीक है, और सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब आता है हमारा, आकाश गंगा सदृश ग्रह किसे कहते हैं। तो शनि ग्रह को। तारा किसे कहते हैं। देखिए, वह आकाशीय पिंड जिसमें स्वयं का प्रकाश व उष्मा होती है उसे हम तारा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा के पास तो कुछ नहीं है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है दोस्तों, जिसका आंसर होगा आपका बुध। उपग्रह किसे कहते हैं। देखिए, वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, उपग्रह कहलाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि ग्रह किसे कहते हैं। तो वह आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है ना, सूर्य की परिक्रमा करे तो उससे ही उष्मा व प्रकाश प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह आपका शुक्र है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है दोस्तों, इकलौता उपग्रह आपका चंद्रमा है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है। तो दोस्तों नेपच्यून या वरुण। मानचित्र किसे कहते हैं दोस्तों। तो मानचित्र तो आपने सुना ही होगा नाम। तो मानचित्र धरातल के आलेखी निरूपण होते हैं। मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम भी लिखना है। तो मापक के प्रकार दोस्तों कौन सा, दीर्घ मापक मानचित्र और लघु मापक मानचित्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानचित्र के आपको घटक बताना है। तो मानचित्र के आपको 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। एटलस किसे कहते हैं दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ एक पुस्तक के रूप में बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। अब आता है हेस्योर क्या है। देखिए, सामान्य ढाल की दिशा में खींची गई छोटी छोटी खंडित रेखाओं को हेस्योर कहा जाता है। पैमाना क्या होता है दोस्तों। देखिए, पैमाने को भूगोल में मापक या प्रदर्शक भी कहते हैं। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों, इसका आंसर होगा 179। ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है। तो दोस्तों ग्लोब आपका पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, 0 अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। कर्क रेखा को दोस्तों कितना क्या बोलते हैं, 23.5 अक्षांश। ठीक है, 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं दोस्तों। देखिए, पूर्व पश्चिम एक दूसरे के समांतर पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है।
तो दोस्तों अक्षांश समांतर पूर्व पश्चिम में एक दूसरे के समांतर खींचे जाते हैं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीच अर्थात दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। स्थानीय समय किसे कहा जाता है दोस्तों? देखिए, जब किसी स्थान का देशांतर सूर्य के ठीक नीचे होता है तो वहां की घड़ियों में दोपहर के 12 बजा लिए जाते हैं। उस समय विशेष की घड़ियों में वह समय स्थानीय समय कहा जाता है। तो दोस्तों मतलब ये समझना है आपको कि जब किसी स्थान का देशांतर सूर्य के ठीक नीचे होता है, अगर आपके घड़ी में दोपहर के 12 बजे तो बस वही टाइम लिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जियायट क्या होता है? तो पृथ्वी के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर अर्धव्यासों में अंतर के कारण यह ध्रुवों पर चपटी है। गणितीय दृष्टि से पृथ्वी एक जियायड है, अर्थात पृथ्वी में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों तीन विमाएं हैं। ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका इलाहाबाद या प्रयागराज, नाम बदल गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे? तो दोस्तों 5:30 घंटे 30 मिनट। पृथ्वी की गतियां कौन सी है? तो दोस्तों पृथ्वी की निम्न दो गतियां हैं, पहला घूर्णन या दैनिक गति है, ठीक है, पहला ना, दूसरा है परिक्रमण या वार्षिक गति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 23.5 अंश है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वार्षिक गति या परिक्रमण किसे कहते हैं? पृथ्वी के सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने को उसकी वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं। दैनिक गति या परिभ्रमण किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, सूर्य के सामने पृथ्वी पर अपने स्थान पर चक्कर लगाने को उसकी दैनिक गति या परिभ्रमण कहते हैं। लीप वर्ष में दोस्तों 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में दोस्तों आपके 365 दिन होते हैं। ठीक है, याद रखना है, लीप वर्ष यहाँ बोला गया तो 366 दिन, साधारण वर्ष बोला जाता तो 365 दिन। अगला क्वेश्चन है, फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4 साल बाद या 4 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहते हैं। अक्ष या धुरी किसे कहते हैं? देखिए, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जिस पर पृथ्वी घूमती है अक्ष या धुरी कहते हैं। क्रिसमस का त्योहार ग्रीष्म काल में कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऋतु परिवर्तन किस गति का परिणाम है? इसका आंसर होगा परिभ्रमण। कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं? तो दोस्तों कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को पड़ती हैं। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं ये आपको बताना है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने से दिन और रात दोनों होता है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं दोस्तों ये बताना आपको, तो 21 मार्च को। विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच पृथ्वी के मध्य भाग बनाने के लिए एक रेखा खींची गई है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। यह वृत्त पृथ्वी के बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, पृथ्वी को बराबर भागों में बांट देता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा आता है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति का परिणाम होता है? तो इसका आंसर होगा आपका परिभ्रमण। ठीक है, संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका क्षोभ मंडल। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में अवस्थित है? अफ्रीका। पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 71%। तो दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका कांगो नदी। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 5। विश्व की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर है दोस्तों लिम्पोपो नदी। तो दोनों को याद रखना है दोस्तों, एक कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को काटेगी 2 बार, और लिम्पोपो नदी है जो आपके मकर रेखा को 2 बार काटेगी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या बन सकता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका दक्षिणी महासागर। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? तो इसका आंसर है आपका 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो इसका आंसर है 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो इसका आंसर है 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों?
तो इसका आंसर है 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर है आपका अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप को प्रायद्वीप कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका दक्षिणी अमेरिका। भारत में कौन से 2 द्वीप समूह हैं? तो दोस्तों 2 द्वीप आपको पता होगा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ विशालतम भूखंड को हम क्या बोलते हैं? महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका एशिया। एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों 4.26 करोड़ वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 0.86 करोड़ वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की कुल जनसंख्या कितनी दोस्तों? तो 121 करोड़। लेकिन दोस्तों ये अपडेट हो चुकी है, इस समय भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ या 125 करोड़। ठीक है, आपने मोदी जी का भाषण जरूर सुना होगा जब बोलते हैं हमारे 125 करोड़ देशवासियों। तो दोस्तों अभी अगली जनगणना होगी तो एक्यूरेट डाटा आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताओ। तो चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की कुल स्थल सीमा कितनी है दोस्तों? 15,400 किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है और नंबर 1 पर दोस्तों आपका रूस है। ठीक है ना, तो दोस्तों सारे देशों के नाम बता देते हैं, आपको याद रखने हैं। पहला होगा नंबर 1 पर दोस्तों आपका रूस है, फिर दोस्तों आपका कनाडा। ठीक है, फिर दोस्तों उसके बाद आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ऐसे लिख लीजिएगा तो ज्यादा सही याद रहेगा। ठीक है, फिर दोस्तों चीन आता है, फिर दोस्तों आपका ब्राजील आता है। ब्राजील है दोस्तों। फिर दोस्तों आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भाई बड़ा है भारत से, याद रखना है। तो ये 3 देश ऊपर हो गए, 3 और ये हो गए 6 और लास्ट में आता है भारत 7वां। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो देखिए पहला नंबर आपका रहेगा रूस का, दूसरा है कनाडा का, फिर दोस्तों फिर तीसरे पर चीन आता है, उसके बाद अमेरिका आता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, फिर ब्राजील 5, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां दोस्तों आपका भारत है या इंडिया का ही है। और दोस्तों भारत के बाद कौन सा है? 8वां स्थान अर्जेंटीना का। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई भारत के बाद कौन है? तो अर्जेंटीना है। तो दोस्तों कुछ 8 ऐसे याद रखना है आपको। देखिए दोस्तों जो ये भारत की कुल जनसंख्या आपने इस क्वेश्चन में देखा ना 121 करोड़, तो दोस्तों ये आपका 2011 जनगणना के अनुसार है। अब दोस्तों 10 साल बाद आपकी जनगणना होता है तो उसके बाद ही नया डाटा मिलेगा। तो लेकिन इस समय की एक्सपेक्टेड जो दोस्तों पॉपुलेशन अगर आप देखी जाए तो कहीं अगर वेबसाइट पे ढूंढेंगे तो 136 करोड़ दोस्तों कहीं पर दिखाया जाएगा। और 2017 के अनुसार दोस्तों आपकी जो जनसंख्या थी वो तकरीबन 133.92 करोड़ थी। ठीक है, 2017 के अनुसार दोस्तों। ठीक है, सभी डेटा अलग अलग है, तो अगर गूगल भी आप सर्च करेंगे तो इसका कुछ आपको एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाएगा। तो जब दोस्तों अगली जनगणना होगी उसके आधार पर ही हम लोग बता पाएंगे कि इस समय भारत की जनसंख्या कुल कितनी है। तो दोस्तों अगर आप पेपर में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार, क्योंकि दोस्तों इसका एग्जैक्ट डेटा ऐसे ही मिलता है। नहीं तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2017 के अनुसार ये है और इस समय लगभग 136 करोड़ समथिंग चल रही दोस्तों। लेकिन ऐसे दोस्तों गूगल पर जानते हैं आप लोग हर जगह से अपना डेटा सब देते हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन अब देखा जाए हम लोग कि भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में 29 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये दोस्तों सही था, लेकिन आपने मोदी सरकार का नया फैसला देखा होगा, उसके हिसाब से दोस्तों अब भारत में राज्यों की संख्या हो गई है 28 राज्य हैं और दोस्तों 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके बढ़ चुके हैं और 1 राज्य आपका कम हुआ। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश अच्छे से याद रखना है आप। ठीक है दोस्तों, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3214 किलोमीटर। भारत में द्वीप समूह के नाम लिखना है दोस्तों, तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। श्रीलंका तथा नेपाल की राजधानी बताइए। श्रीलंका की दोस्तों राजधानी आपकी कोलंबा, नेपाल की आपकी काठमांडू।
तो दोस्तों यहाँ पर जो इसकी राजधानी थी श्रीलंका की, तो उसका आपका आंसर है कोलंबो, है ना, कोलंबो मत याद रखिएगा, कोलंबो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा आपका अफगानी। भूटान की मुद्रा क्या है दोस्तों, ये बताना आपका, तो गलत्रम, गलत्रम है। ठीक है। भारत और पड़ोसी देशों में किस प्रकार की समानता होती है दोस्तों, तो इसमें क्या आंसर होगा आपका, सांस्कृतिक समानता है। तो दोस्तों प्रायद्वीप किसे कहते हैं, देखिए स्थल का वह भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है। भारत की किस दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है, तो इसका आंसर होगा आपका उत्तर दिशा। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों 2.4%। मानसून का क्या अर्थ होता है दोस्तों, देखिए मानसून का आपका अर्थ है हवाओं का मौसमी उलटफेर। भूकंप किसे कहते हैं दोस्तों, ये बताना आपको, तो भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका एवरेस्ट। दर्रे किन्हें कहते हैं, देखिए पहाड़ियों के बीच जो रास्ते बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दर्रे। घाट किन्हें कहते हैं दोस्तों, पर्वतों के बीच खड़े ढाल वाले भाग को हम घाट कहते हैं। भाबर किसे कहते हैं, भाबर शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में कंकड़ पत्थरों के एकत्र होने से निर्मित पूर्व से पश्चिम तक फैली पतली पेटी को भाबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्षण किसे कहते हैं, वर्षा के विभिन्न रूपों को हम क्या बोलते हैं, वर्षण। जो वर्षा के विभिन्न रूप होते हैं। भारत में शक्ति के साधन क्या है, तो दोस्तों आपका कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एंड्रिन चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या आता है कि नासा का पूरा नाम बताइए, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या नासा। नासा का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, तो वाशिंगटन डीसी। अब दोस्तों बात आ जाती है इसरो की भी लेकर। इसरो क्या है, यह एक भारतीय अंतरिक्ष संगठन है जिसने हाल ही में चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण किया है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। जी हाँ दोस्तों, तो इसरो की आजकल पावर तो आप देख ही रहे होंगे कितनी ज्यादा हो चुकी है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले राकेश शर्मा किस यान से अंतरिक्ष में गए थे, तो दोस्तों इनके यान का नाम क्या है, सोयूज T2। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर होगा आपका ग्राम प्रधान। ग्राम पंचायत का निर्माण करने के लिए कम से कम कितनी आबादी होनी चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 1000 कम से कम आबादी होनी चाहिए। पंचायत व्यवस्था में कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से हैं, तो दोस्तों पहला उत्तर होगा आपका ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत और लास्ट में जिला पंचायत। बीडीसी मेंबर किन्हें कहते हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को हम क्या बोलते हैं, बीडीसी मेंबर। जिले के प्रमुख अधिकारी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर होगा आपका जिलाधिकारी। नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है, तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा आपका 5 वर्ष। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा, नगर पालिका परिषद की न्यूनतम आबादी कितनी है, 1 लाख से लेके आपकी दोस्तों 5 लाख। तो दोस्तों आपका नगर पालिका में आएंगे आप। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, दोस्तों इसका आंसर होगा आपका मेयर या महापौर। नगर निगम क्या है कि स्रोत लिखना है, तो राज्य से अनुदान व जनता से कर नगर निगम क्या है कि प्रमुख स्रोत हैं। एल्डरमैन किन्हें कहते हैं, तो दोस्तों नगर निगम परिषद में निर्वाचित सदस्यों के अलावा चयनित सदस्यों को हम एल्डरमैन कहते हैं। नगर पंचायत के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 5 वर्ष। जिले में लगान व राजस्व वसूली करवाना किसका कार्य होता है, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका जिलाधिकारी। जिले की चिकित्सा संबंधी दायित्व का निर्वहन कौन करता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी या CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिले में परिवार कल्याण के लिए कार्य कौन करवाता है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी। यातायात के प्रमुख साधन दोस्तों आपको बताने हैं, तो यातायात के प्रमुख साधन आपके साइकिल, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी, रिक्शा आदि। सड़क पर हमेशा किस तरफ चलना चाहिए दोस्तों, तो सड़क पर हमेशा हमें बाईं ओर चलना चाहिए, लेफ्ट साइड। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की उचित परिभाषा दीजिए, तो दोस्तों एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है, तो दोस्तों अभी आपने देखा भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में वस्तु एवं सेवा का GST को कब लागू किया गया दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका 1 जुलाई 2017 से GST लागू है भारत में। ठीक है, तो दोस्तों आज के कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखे इस वीडियो में।
तो दोस्तों जिन बच्चों ने शुरू से लेकर अंत तक वीडियोस को देखी होगी तो डेफिनेटली वो पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो दोस्तों इस वीडियो को खत्म होते ही आप पार्ट 1 देखेंगे और दोस्तों पार्ट 3 उसके बाद देखेंगे, ठीक है। पार्ट 3 में आपके सारे लघु 3 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों जब आप ये 3 वीडियो देख लेंगे तो आप पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। अब पेपर इतना आसान नहीं आता कि आप लोग एक बार देखें, देखिए इस वीडियो को आप एक बार में पूरे से अच्छे से याद नहीं होंगे, लेकिन वीडियो से आप पढ़ते हैं तो कम से कम 3 से 5 बार दोस्तों जब इस वीडियो को रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली हर एक नाम आपके मन में याद होगा कि भारत में वस्तु कर जीएसटी कब लागू हुई, 1 जुलाई 2017, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, तो ऐसे याद होता जाएगा। तो कोशिश करिए दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपका स्कोर अच्छा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड और गुड लक पेपर के लिए।